दोस्तों 11 अक्टूबर 1980 से लेकर 26 अक्टूबर 1980 तक ओशो ने ईशा उपनिषद पर मौखिक रूप से बात की। उपनिषद को लेके ओशो के हृदय में एक काफी उच्च स्थान है, क्योंकि ओशो के अनुसार उपनिषद होलनेस, संपूर्णता की तरफ जोर देते हैं, परफेक्शन की तरफ नहीं। वो कहते हैं कि जिस भी क्षण हम परफेक्ट बनना चाहते हैं तो ईगो हमारे अंदर एंटर कर जाती है। ईगो परफेक्शनिस्ट है। ईगो की इच्छा है कि वो परफेक्ट हो जाए, और परफेक्शन से ह्यूमैनिटी इंसेनिटी की तरफ जाती है। परफेक्शन जो है फ्यूचर में है, इसे समय के साथ ग्रेजुअली अचीव करना होगा। लेकिन होलनेस जो है ये इससे टोटली डिफरेंट है। ये अभी इसी क्षण है, प्रेजेंट में है होलनेस। और जो एग्जिस्टेंस भी है वो भी प्रेजेंट में ही होती है। वो उसे ना फ्यूचर का पता है ना पास्ट का पता है एग्जिस्टेंस को। एग्जिस्टेंस इज इन द प्रेजेंट ओनली। तो इसलिए होलनेस जो है ये अभी इसी क्षण है, सडन होती है, एक्सप्लोजन के साथ विस्फोट होता है, इसमें रियलाइज होती है, अचानक से रिवील होती है। ये परफेक्शन की तरह ग्रेजुअली नहीं है, पर फ्यूचर की तरफ ओरिएंटेड नहीं है। और इसी होलनेस की तरफ उपनिषद का जोर है। अब ओशो कहते हैं कि जो उपनिषद शब्द है ये काफी महत्वपूर्ण है। उपनिषद शब्द का मतलब यह है बैठना। किसके पास? मास्टर के पास बैठना। स्टूडेंट और मास्टर का कम्युनियन है, एक जोड़ है। एक मास्टर होलनेस में जीता है, इसी क्षण में जीता है। उसकी लाइफ एक म्यूजिक की तरह है, एक जॉय है उसकी लाइफ में, एक गहरी शांति है उनकी लाइफ में, और वो प्रकाश से भरी हुई है। तो ऐसे में अगर तुम ऐसे मास्टर की साइड में अगर बैठ जाओ केवल, तो इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उस मास्टर की शांति, उनका मौन ही तुम्हारे हृदय को पार कर जाएगा। उनकी उपस्थिति मात्र ही तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगी। वो तुम्हें उस पास्ट और फ्यूचर के दलदल से बाहर निकालकर प्रेजेंट में खड़ा करेंगे ला करके। तो उपनिषद जो है ये कोई कम्युनिकेशन नहीं है स्टूडेंट और मास्टर के बीच में, बल्कि ये तो कम्युनियन है उनके बीच। क्योंकि कम्युनिकेशन हेड टू हेड होता है और कम्युनियन हार्ट टू हार्ट होता है। और यही सीक्रेट है स्पिरिचुअल लाइफ का। ये जो कम्युनियन है ये स्क्रिप्चर्स के बियॉन्ड है, वर्ड्स के बियॉन्ड है। असली जो चीज है वो वर्ड्स में नहीं है, साइलेंस में है। जो रियल कंटेंट है वो साइलेंस में है। जब एक मास्टर बोलता है तो वो वर्ड्स जो है उसके इनर मोस्ट कोर से आते हैं। वो उसके फुल ऑफ जॉय, लाइट उससे भरे हुए होते हैं। तो वर्ड पे इतना ध्यान मत दो, वर्ड की जो हार्ट बीट है उसको समझो। अब ओशो कार्ल गस्तव जंग का रेफरेंस देकर मास्टर और एक टीचर में क्या डिफरेंसेस होते हैं उनको डिस्टिंग्विश करते हैं दोनों को, कि क्या रिलेशन है एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में, और दूसरी तरफ क्या रिलेशन है एक मास्टर और एक स्टूडेंट के बीच में। तो पहले एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में देख लेते हैं क्या रिलेशन है। तो उनके बीच में कम्युनिकेशन होती है, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में। उनमें इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है, रियल ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से। खुद का टीचर का भी नहीं हुआ होता तो वो स्टूडेंट का तो कर ही नहीं सकता। उनमें एक बिजनेस डील होता है, एजुकेशन का, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान मात्र होता है बस। यहाँ पर स्टूडेंट सरेंडर नहीं करता है अपने आप को पूरी तरीके से। डाउट वहां पर होता है, वो क्वेश्चन करता है, और ये इंटेलेक्चुअल लेवल पे होता है। यहाँ पर हार्ट का इतना कोई लेना देना नहीं होता। जबकि जो रिलेशन है मास्टर और एक स्टूडेंट के बीच में, वहां पर साइलेंस ज्यादा मायने रखती है वर्ड से। तो साइलेंस पर जोर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है अंदर से। मास्टर खुद ट्रांसफॉर्म हो रखा होता है, एनलाइटेंड होता है, और वो अपने स्टूडेंट के एनलाइटनमेंट में भी सहयोग करता है, उसको ट्रिगर करता है। एक मास्टर और एक स्टूडेंट के बीच में लव अफेयर होता है, कोई बिजनेस डील नहीं होती। यहाँ पर स्टूडेंट सरेंडर कर देता है अपने आप को मास्टर के सामने, और डाउट का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस को पीछे छोड़ चुका है अब, और हार्ट की इंक्वायरी के लिए ज्यादा तत्पर है। अब उस स्टूडेंट के अंदर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी नहीं रह गई है, कोई क्वेश्चंस अब उसके मन में नहीं है। उसे पता चल गया है कि क्वेश्चंस जो है ये बिल्कुल बेकार है। तुझे अब साइलेंस में बैठना पड़ेगा, ओपन होना पड़ेगा, बिल्कुल सरेंडर करना पड़ेगा अपने आप को, अवेलेबल और रिसेप्टिव होना पड़ेगा, जैसे कि एक वॉर्म होता है, गर्भाशय होता है, उसकी तरह। ओशो कहते हैं कि डिसाइपल अपने मास्टर के सामने फेमिनिन हो जाता है। अब वो डिसाइपल कुछ नहीं कर रहा है, उसके मन में कोई सवाल नहीं है, वो बस साइलेंस में बैठा हुआ है। मास्टर भी कुछ नहीं कर रहा है, वो भी साइलेंस में बैठा हुआ है। अब कुछ करने का सवाल ही नहीं रह जाता। डिसाइपल ओपन है, और जो मास्टर है वो साइलेंटली बैठे हुए अपनी जो ऊर्जा है उसको साइलेंटली ट्रांसफर कर रहा है एक तरीके से। और ओशो इस रिलेशनशिप को एक उदाहरण की मदद से इस तरीके से समझाते हैं कि जैसे तुम एक फ्लावर की साइड से निकलते हो, तो फ्लावर की जो फ्रेग्रेंस है वो अपने आप तुम्हारे जो नाक है उस तक पहुंच जाती है। तुम उसको सुगंध को अपने अंदर लेते हो, तो उस सुगंध को तुम ले पा रहे हो क्योंकि तुम ओपन हो उसके लिए। फ्लावर जो है उसकी नेचुरल फ्रेग्रेंस है, वो मतलब खुशबू देगा ही, वो अपने आप से उसमें हो रही है। तो तुम अगर ओपन हो उसको लेने के लिए, तो तभी तुम उसको
खुशबू को ले पाओगे, सूंघ पाओगे, उसको स्मेल कर पाओगे। तो तुम्हारा ओपन होना जरूरी है, जो मास्टर है वो अपना काम कर देगा खुद से, ऐसा ओशो कह रहे हैं। तो उपनिषद शब्द का मतलब ही है किसी मास्टर के पास आना, और तुम मास्टर के पास तभी आओगे जब टीचर्स से थक जाओगे, सभी क्वेश्चंस से थक जाओगे, ऊब जाओगे, तो तब एक मास्टर के पास आओगे साइलेंस में बैठने के लिए। अब ओशो कहते हैं कि जो उपनिषद है ये संस्कृत भाषा में है, और संस्कृत वर्ड का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत सारे लोगों ने उस अल्टीमेट को पाया है, अटेन किया है केवल संस्कृत भाषा को यूज करके, क्योंकि ये लैंग्वेज समय के साथ खुद भी ट्रांसफॉर्म हुई है। जिन लोगों ने इस लैंग्वेज को यूज करके उस एनलाइटनमेंट को पाया है, उस अल्टीमेट को पाया है, जाना है। जिस तरीके से वेस्टर्न लैंग्वेजेस साइंस के डेवलपमेंट से ज्यादा सिस्टमैटिक हो गई, ज्यादा साइंटिफिक हो गई, उसी तरीके से संस्कृत लैंग्वेज जो है समय के साथ साथ और ज्यादा पोइटिक हो गई, म्यूजिकल लैंग्वेज बन गई। क्योंकि जिन लोगों ने इस लैंग्वेज को यूज करके उस अल्टीमेट रियलिटी को महसूस किया है, तो उनकी जो आत्मा है, उनका जो जॉय है, जो लाइट है, प्रकाश है, वो उसको लैंग्वेज को भी ट्रांसफॉर्म किया है, उसने उसको पोइटिक बनाया है, इस लैंग्वेज को म्यूजिकल बनाया है। और एक पोइटिक लैंग्वेज साइंटिफिक लैंग्वेज से अलग होती है। साइंटिफिक लैंग्वेज काफी प्रिसाइज होती है, उसका वर्ड का एक ही मीनिंग निकल सकता है, लेकिन पोइटिक लैंग्वेज डायनामिक होती है, स्टैटिक नहीं होती, इसके एक वर्ड के कई मायने हो सकते हैं। ये फ्लो करती है लिक्विड की तरह, इसमें कई संभावनाएं होती है, ये प्रिसाइज नहीं होती बिल्कुल भी, जैसे कि साइंटिफिक लैंग्वेज होती है। और लैंग्वेज जितनी इम्प्रिसाइज होती है उतनी बढ़िया होती है, क्योंकि जो जैसा इसको ढालना चाहे वैसे ढाल सकता है, और ये कई तरीकों से एक्सप्रेस हो सकती है। तो इसी तरीके से संस्कृत सूत्र भी कई तरीके से डिफाइन हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में 800 रूट्स मिलते हैं संस्कृत में, जिससे कई सारे थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स डिराइव हुए हैं। जैसे कि पेड़ होता है, पेड़ की जड़ से बहुत सारी ब्रांचेस, फ्लावर्स, लीव्स पैदा हो जाते हैं, उग जाते हैं। तो उसी तरीके से जो रूट्स है उनसे कई सारे शब्द निकले हैं। जैसे कि राम रूट है, इसके कई मायने हो सकते हैं, जैसे कि काम रहना, रेस्ट करना, और डिलाइट, लव करना, ज्वाइन करना, हैप्पी रहना, ब्लिसफुल इसका मतलब हो सकता है, खेलना, पीसफुल रहना, स्थिर खड़े रहना, रुक जाना, और गॉड, डिवाइन, एब्सोल्यूट, ये सब इसके मतलब हो सकते हैं। तो कभी कभी ये मीनिंग से रिलेटेड रहते हैं, कभी कभी नहीं रहते, कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं एक दूसरे के साथ। तो मल्टी डायमेंशनैलिटी देखने को मिलती है लैंग्वेज में। तो तुम इन शब्दों के साथ खेल सकते हो, और जो इनएक्सप्रेसिबल है उसको भी एक्सप्रेस कर सकते हो। और ये कुछ कुछ विटगेन्स्टीन के लैंग्वेज गेम की तरह साउंड करता है, जहां पर मल्टी डायमेंशनल डाइवर्स नेचर ऑफ लैंग्वेज उन्होंने एम्फसाइज किया। वहां पर बताया है कि लैंग्वेज कैसे कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होती है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा इंस्पायर्ड है ओशो विटगेन्स्टीन से। अब ओशो कहते हैं कि संस्कृत को देववाणी यानी डिवाइन लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि इतनी पोइटिक है, इतनी म्यूजिकल लैंग्वेज है। संस्कृत जिस लिपि यानी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है उसको देवनागरी कहते हैं। देवनागरी यानी कि जहां पर गॉड, देव रिजाइड करते हैं, रहते हैं। तो ये है भी, क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो खुद में डिवाइन है, उन लोगों ने इसको यूज किया है जिन्होंने गॉड को जाना है। ओशो कहते हैं कि उपनिषद एंटी लाइफ नहीं है, ये लाइफ के विरुद्ध नहीं है, ये तो इस संसार में रहकर भी संसार से ऊपर रहने की बात करते हैं। मतलब संसार की वस्तुओं का इस्तेमाल करो, लेकिन उनको पजेस मत करो, उनसे चिपको मत। लाइफ यानी जो ये संसार है ये इस गॉड की ही मैनिफेस्ट फॉर्म है, और जो गॉड है ये वर्ल्ड की अनमैनिफेस्ट फॉर्म है। हर एक मैनिफेस्ट निमोना के अंदर एक अनमैनिफेस्ट निमोना होता है, यानी कि वर्ल्ड के अंदर एक अनमैनिफेस्टेड गॉड छुपा हुआ है। जैसे एक फ्लावर मैनिफेस्ट फॉर्म है उस चीज की जो उसके अंदर छिपी हुई है, फ्लावर के अंदर तुम उसको देख नहीं सकते क्योंकि वो अनमैनिफेस्ट फॉर्म है, सोल है वो उसकी, तुम उसको काट नहीं सकते। साइंटिफिक अप्रोच से तुम उसका पता नहीं कर पाओगे। अगर तुम फ्लावर को डाइसेक्ट भी कर देते हो तो तुम्हें ये पता चल पाएगा कि वो फ्लावर किस चीज से बना हुआ है, उसके पार्ट्स क्या है, लेकिन जो उसकी सोल है वो तुम्हें पता नहीं चल पाएगी। वो महसूस करने के लिए तुम्हें पोएटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पोएटिक लैंग्वेज संस्कृत है, तो संस्कृत से ही तुम असली जो इसेंस है चीजों का वो जान सकते हो, जो स्पिरिट है, जो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है वो जान सकते हो। हम सब में, हर एक वस्तु में ये दोनों होते हैं, बॉडी एंड सोल। इसमें बॉडी जो है वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो सोल है वो गॉड को रिप्रेजेंट कर रही है। गॉड साइलेंस है और वर्ल्ड सॉन्ग है उस साइलेंस का। और रिलीजन भी यही है कि उसे उस अनमैनिफेस्ट को, गॉड को उस मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में डिस्कवर करना है, उसे एक्सप्लोर करना है। वो साइलेंट सेंटर, जैसे कि साइक्लोन का सेंटर होता है,
वो एक्सप्लोर करना है, और वो कहीं और नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है। तो रिलीजन का काम यही होना चाहिए कि उस अनमैनिफेस्टेड सेंटर को एक्सप्लोर करना जो कि तुम्हारे अंदर खुद में है। उपनिषद के अनुसार एब्सोल्यूट और रिलेटिव में चूज करना गलत है। रिलेटिव यानी कि ये संसार जो कि चेंजिंग है, फिनोमिनल वर्ल्ड को ये दर्शा रहा है, और एब्सोल्यूट यानी कि जो अनचेंजिंग सेंटर है उस चेंजिंग वर्ल्ड का। तो चेंजिंग में उस अनचेंजिंग को खोजना तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, और ये तुम कैसे खोजोगे, ये कहीं और नहीं, तुम्हारे अंदर ही है। और उसकी खोजने की टेक्निक जो है वो मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन से तुम कर सकते हो। मेडिटेशन से तुम उस अनमैनिफेस्ट को जान सकते हो। तुम मेडिटेशन में देख सकते हो माइंड को, बॉडी को, माइंड की हर एक एक्टिविटी को कैसे वो वर्क कर रहा है, थॉट्स पास हो रहे हैं, डिजायर्स उठ रही है, मेमोरीज सरफेस पर आ रही हैं। तो हर एक एक्टिविटी को तुम देख सकते हो, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि जो वॉचर है, जो विटनेस है, वो माइंड से अलग है। और जब तुम इस विटनेस के प्रति अवेयर हो जाओगे तो तुम जान जाओगे उस अनचेंजिंग एब्सोल्यूट को। तो इसलिए उपनिषद तुम्हें वर्शिप करना नहीं सिखाते, वो मेडिटेशन सिखाते। और मेडिटेशन भी कहाँ करनी है, इस चेंजिंग वर्ल्ड में जहां तुम गतिविधि होते देख रहे हो, चेंज को देख रहे हो। ये नहीं कि तुम ऐसी जगह पे चले जाओ पहाड़ों में, किसी डेजर्ट में जहां पर इस चेंज को इतनी आसानी से नहीं ऑब्जर्व किया जा सके, किसी मोनेस्ट्री में जहां पर कोई गतिविधि नहीं है। तो ये तो ऐसा हो जाएगा किसी कुएं का मेंढक होना कि तुम्हारा छोटा संसार जहाँ कोई गतिविधि दिख ही नहीं रही। तो असली जो मेडिटेशन है वो वहीं होएगी, चेंजिंग वर्ल्ड में, तभी तुम उस एब्सोल्यूट को जान पाओगे। तो उपनिषदिक जो सीयर्स हैं वो एस्थेटिक्स नहीं है, ये इस वर्ल्ड को त्यागते नहीं है, वो ईगो को त्यागते हैं। और जब ईगो त्याग देंगे तो वो परफेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, होलनेस की तरफ जाएंगे। और यही ट्रू रिनंशिएशन कहलाएगा, जहां पर वो इस वर्ल्ड में जी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं हर एक चीज को, लेकिन नॉन पॉजेसिव है उनको लेकर, उस अनचेंजिंग के मध्य में रहकर चेंजिंग वर्ल्ड को एंजॉय कर रहे हैं। इसमें चेंजिंग वर्ल्ड के बियॉन्ड जाना होता है, उसके अगेंस्ट नहीं। इसको जियो लेकिन इससे ऊपर रहो। जैसे कि लोटस फ्लावर होता है, वो पानी में रहता है, लेकिन पानी की बूंद भी उस पर जब पड़ती है तो उससे वो अछूता रहता है। इसलिए उस इनर को एंजॉय करो, उसको एनफोर्स मत करो। तो इस लंबे चौड़े इंट्रोडक्शन के बाद ईशा उपनिषद को स्टार्ट करते हुए ओशो कहते हैं कि ये बहुत स्मॉलेस्ट उपनिषद है, छोटा है लेकिन फिर भी ग्रेटेस्ट है। इसका जो पहला ही सूत्र है उसको सीड मंत्र भी बोलते हैं, क्योंकि हर एक उपनिषद जो है सीड मंत्र से ही शुरू होता है। सीड मंत्र में पूरे उपनिषद का निचोड़ होता है। अगर तुमने सीड मंत्र समझ लिया तो तुमने पूरा उपनिषद समझ लिया। पूरा उपनिषद उस पेड़ की तरह है जो सीड मंत्र की जड़ों से निकला है। और हर एक सीड मंत्र जो है वो ओम की साउंड से शुरू होता है, और ओम जो है उस सीड मंत्र को भी कंटेन करता है। तो सारा निचोड़ ओम के अंदर है पूरे उपनिषद का। तो अगर तुमने ओम को समझ लिया तो तुमने सब कुछ समझ लिया, तुम्हें फिर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ओम मतलब नथिंग, ये कोई शब्द नहीं है, ये केवल सिंबल मात्र है। और ओम में 3 साउंड्स है, ए यू एम, और इन्हीं 3 बेसिक साउंड से लाइफ का जो पूरा सार है वो यहीं से आता है। ओम ऐसा है कि एक हाथ से ताली बजाना, जैसे कि जैन धर्म जो कि जापान में है, ZEN वाला जैन है, ये JAIN वाला नहीं है। तो किसी भी जीव का इनर म्यूजिक है ओम। इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये फिर भी तुम्हें डांस करने के लिए मजबूर करता है, तुम्हारी लाइफ को खुशी से भर देता है। तो अगर आप पहले सूत्र की तरफ बढ़े जो कि है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णत पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदः पूर्णमेव वशिष्यते। तो पूर्णमदः का मतलब है दैट इज द होल। दैट का मतलब एब्सोल्यूट, अल्टीमेट, जो कि अनमैनिफेस्ट है। इसको निर्वाण बोल लो, धम्म बोल लो, कुछ भी बोल लो। फिर है पूर्णमिदम। पूर्णमिदम मतलब दिस इज द होल टू, यानी कि दिस भी होल है। दिस मतलब कि ये फिनोमिनल वर्ल्ड, मैनिफेस्टेड वर्ल्ड। दैट यानी कि सेंटर, दिस यानी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस यानी वर्ल्ड जो कि मैनिफेस्टेड है, और दैट यानी कि जो अनमैनिफेस्टेड सेंटर है। तो दिस एंड दैट दोनों ही होल है, इनफैक्ट दोनों एक होल है। फिर है पूर्णत पूर्णमुदच्यते, यानी कि फ्रॉम होलनेस इमर्जेस होलनेस, यानी फ्रॉम दैट इमर्जेस दिस। यू कैन नॉट डाइसेक्ट और डिवाइड होलनेस, फ्रॉम होलनेस ओनली होलनेस विल बी बोर्न, सो बोथ आर होल। पूर्णस्य पूर्णमदाय, यानी कि होलनेस कमिंग फ्रॉम होलनेस। एंड लास्ट में पूर्णमेव वशिष्यते, यानी कि होलनेस स्टिल रिमेन्स। जब हम कह रहे हैं कि होलनेस कमिंग फ्रॉम होलनेस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ओरिजिनल होल है वो कुछ खो देगी, नहीं नहीं, इट लॉसेस नथिंग, इट स्टिल रिमेन्स होल। जैसे कि वो एग्जांपल देते हैं कि प्यार जितना भी तुम करो उतना बढ़ता है, कम नहीं होता। ये ऑर्डिनरी इकोनॉमिक्स की तरह वर्क नहीं करता। ऑर्डिनरी इकोनॉमिक्स में जैसे कि तुम्हारे पास 15 रुपए है, तुमने 5 रुपए किसी को दे दिए तो तुम्हारे पास 10 हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे भाई, उसमें बढ़ेंगे नहीं पैसे। लेकिन इनर वर्ल्ड जो है वो टोटली डिफरेंट है। तुमने किसी को प्यार दिया तो वो कम नहीं होगा,
उतना ही रहेगा या फिर बढ़ेगा। शेयर करने से ये बढ़ता है, फ्लो करने लगता है। अगर तुम ये सोचोगे कि तुम्हारा प्यार किसी को देने से कम हो जाएगा तो उसे बचा लेते हैं, किसी को नहीं देते हैं, तो इसको समझाने के लिए बोलते हैं कि ये उस कुएं के पानी की तरह है, उसको जितना निकालोगे उतना वो अच्छा होता जाएगा, साफ पानी आएगा। और अगर तुम उसे नहीं निकालोगे तो और बदबूदार हो जाएगा, वहां पर बीमारियां फैलेगी, जहरीला हो जाएगा। लेकिन लोग ये बात समझते ही नहीं है, वो इनर लाइफ को भी ऑर्डिनरी इकोनॉमिक्स की तरह लेते हैं। वाइफ जो है गुस्सा हो जाती है अगर वो देखती है अपने हस्बैंड को किसी दूसरी महिला के साथ फ्रेंडली होते हैं। उसी तरीके से हस्बैंड भी एंग्री हो सकता है, वो देखेगा अपनी पत्नी को कि वो दूसरे लोगों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रख रही है। अगर वो देखेगा उसे किसी और के साथ हंसते हुए तो फिर वो उसके साथ भी नहीं हंस पाएगी, लाफ्टर खत्म। लेकिन ओशो कहते हैं कि जितना वो दूसरों के साथ हंसेगी, दूसरों के साथ फ्रेंडली रहेगी, लविंग नेचर रखेगी, तो उतना ही वो ज्यादा फिर अपने हस्बैंड को भी प्यार कर पाएगी। ऐसा नहीं कि वो भाई ये लव जो है किसी एक के लिए ही होता है। अगर लव जो है नेचर में होता है, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए वो नहीं होता, वो फ्लो करता है, हर किसी के लिए करता है। अगर तुम उसे बोलोगे कि तुम्हें पर्टिकुलर मेरे लिए यही करना है तो वो फिर लव ही खत्म हो जाएगा, उसको तुम बांध नहीं पाओगे। तो फ्रीडम जरूरी है, फ्रीडम देनी पड़ेगी। अगर तुम किसी से प्यार भी करते हो तो अगर चाहते हो कि वो लविंग नेचर रखे तो उसे लविंग नेचर रखने के लिए तुम्हें दूसरों के साथ भी उसको, ऐसा नहीं कि तुम उससे रोकोगे कि नहीं नहीं तुम उनके साथ नहीं रख सकते लविंग नेचर, उसके नेचर में है तो वो लव उसका आउटफ्लो करेगा ही उसको। तो अगर तुम बांध के रख दोगे तो भाई वो तुम्हें भी प्यार नहीं कर पाएगी, फिर ये कर पाएगा। अगर तुम जेलस होगे अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखकर उसे पजेस करना चाहोगे तो लव खत्म हो जाएगा। इसके लिए वो ब्रीदिंग का एग्जाम्पल भी देते हैं कि अगर कोई लवर है वो अपने पार्टनर से बोले कि तुझे जो है मेरे सामने ही जब मैं प्रेजेंट हूं तभी सांस लेनी है, तो वो तो मर जाएगा ना भाई, क्योंकि वो नेचुरल है ब्रीथिंग। तो इसी तरीके से लव भी नेचुरल है, वो नेचुरली फ्लो करता है। अगर तुम बोलोगे कि तुम्हें सिर्फ मेरे को प्यार करना है, जब मैं हूं तभी प्यार करोगे, तो वो तो नेचुरल है, वो नेचुरल फ्लो बंद कर दोगे उसका, तो फिर वो तुम्हें भी प्यार नहीं कर पाएगा, मर जाएगा, दोनों मर जाएंगे। तो इसलिए जो हस्बैंड वाइफ है, लवर्स होते हैं, वो सैड हो जाते हैं एक टाइम के बाद, क्योंकि वो रोक टोक ज्यादा करने लगते हैं, एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर ज्यादा करते हैं, इंडिपेंडेंस खत्म कर देते हैं दूसरे की, तो वहीं से उनकी लव लाइफ खत्म हो जाती है। तो इसलिए रोक टोक बिल्कुल नहीं चलेगा भाई, अपने पार्टनर को फ्रीडम दो। अगर वो दूसरों से प्यार कर रहे हैं तो फिर तुम्हें भी तभी वो और ज्यादा प्यार कर पाएंगे। लव के नेचुरल फ्लो को मत रोको, उसे बहने दो। उपनिषद में जो एब्सोल्यूट है उसका भी मतलब है ब्रह्म, जो कि ब्री शब्द से आया है। ब्री का मतलब ग्रो करना, इसलिए यूनिवर्स को ब्रह्मांड कहते हैं, जो कि कंटिन्यूअसली एक्सपेंड करता है, ग्रो करता है। जो चीज आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में, हाइपोथेसिस में बोले कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है, ये उपनिषद ने 5000 साल पहले बता रखी है। तो इसलिए एक सन्यासी को, मेडिटेटर को और हमें भी अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए कि ये एक्सपेंड कर रहा है, लव भी ग्रो करेगा तो ही उद्धार होगा हमारा। हम उस एब्सोल्यूट को जान पाएंगे। तो फ्लो को नहीं रोकना चाहिए, ग्रो करते रहना चाहिए, ग्रोथ को नहीं इनहिबिट करो। लेकिन इतने हजारों सालों से जो हम कर रहे हैं बिल्कुल उल्टा ही कर रहे हैं। हमने एक दूसरे का स्पेस बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है लव के नाम पे, कि भाई मैं तेरे को प्यार करता हूँ, तू मेरे को प्यार करती है, हम एक दूसरे से ही प्यार कर सकते हैं, बस ये इससे बाहर नहीं जाना। तो इसलिए वो कहते हैं कि एग्जिस्टेंस जो है वो भी एक्सपेंड कर रही है, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, वो इतनी विशाल है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते, वो इमेजरेबल है। वो पहले से ही इनफाइनाइट है लेकिन और भी इनफाइनाइट हो रही है। वो पहले से परफेक्ट है और परफेक्टनेस की तरफ जा रही है। उसमें कभी भी इनपरफेक्शन नहीं थी, पहले से ही वो परफेक्ट थी, पहले से इनफाइनाइट थी, एक्सपेंड कर रही थी। और इसीलिए हमें मॉडर्न फिजिक्स में पैराडॉक्स देखने को मिलता है। उन्हें या तो दिस चाहिए, दैट चाहिए, तो इधर या और, दोनों को वो नहीं मान सकते। मिस्टिक्स में दोनों को मान लेते हैं वो मिस्टिक्स वाले। तो इसलिए ओशो कहते हैं कि सारे रिलीजन्स वाले भी, क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो, सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं होलनेस की टीचिंग देता हूँ, होलनेस पर सिखाता हूँ, जहाँ पर मैं इस वर्ल्ड को भी और इनर वर्ल्ड को भी पूरे को होल मानता हूँ। मेरे लिए जो है कोई अलग नहीं है। मैं नहीं कहता कि उस अनमैनिफेस्ट को जानने के लिए जो मैनिफेस्ट है उसको छोड़ दो, इसमें जियो भाई, संसार में इसके चीजों का इस्तेमाल करो, लेकिन उनसे चिपको मत, उनको पोजेस मत करो। इस संसार में रहते हुए तुम उस अनमैनिफेस्ट को जानो, इस मैनिफेस्टेशन में रहते हुए उस अनमैनिफेस्ट एब्सोल्यूट को जानो। और इसीलिए ये सारे रिलीजन मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं नहीं कहता कि तुम मटेरियलिस्ट बनो या फिर खाली स्पिरिचुअलिस्ट बनो,
मेरे लिए या तो तुम स्पिरिचुअल मटेरियलिस्ट बन जाओ या मटेरियलिस्ट स्पिरिचुअलिस्ट बन जाओ, दोनों ही सही है, दोनों ही होने चाहिए, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही अलग नहीं है कुछ। क्योंकि स्पिरिचुअल जो है इनर एस्पेक्ट है और जो मटेरियल है ये आउटर एस्पेक्ट है। रिलीजन ने ह्यूमैनिटी को डिवाइड कर दिया है मटेरियलिस्ट और स्पिरिचुअलिस्ट में, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, दोनों एक है मेरे लिए। ये जो रशिया चाइना वाले हैं ये अपने आप को मटेरियलिस्टिक कहते हैं, क्योंकि ये डिनाई कर देते हैं गॉड को, कॉन्शियसनेस को, एब्सोल्यूट को, क्योंकि इनको मेजर नहीं किया जा सकता है। और मैटर जो कि मीटर शब्द से आया है, जिसका मतलब है इसको मेजर किया जा सके। ओशो कहते हैं कि मेरे लिए वो सेंट्स जो कि लाइफ के विरुद्ध है, लाइफ त्याग चुके हैं, बिल्कुल बोरिंग लाइफ जी रहे हैं, उनसे बढ़िया तो सिनर्स है। तो ओशो कहते हैं कि ईशा उपनिषद में हमें नहीं कहा गया कि ये संसार छोड़ दो, वो तो कहता है कि पजेस मत करो, ओनर मत हो अपने आप में चीजों के, उनको एक गिफ्ट की तरह यूज करो कि यूनिवर्स के गिफ्ट है जो हमें मिले हैं, और जब ये अवेलेबल है उनको यूज कर लो, अगर अवेलेबल नहीं है तो फ्रीडम को एंजॉय करो, और जब तुम्हारे पास है कुछ तो एंजॉय कर लो उसको, और अगर कुछ नहीं है तब भी एंजॉय करो, लेकिन एक्ट करते रहो और 100 की तरफ जाओ। 100 का क्या मतलब है यहाँ पर? 100 एक सिंबॉलिक नंबर है उपनिषद में। जो 100 में डबल जीरो है ये बॉडी और सोल को दिखा रहा है, वर्ल्ड और गॉड को दिखा रहा है, चेंजिंग और अनचेंजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम और टाइमलेसनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैटर और कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 2 जीरो है, जो ये अनचेंजिंग और चेंजिंग है, एक हो जाए इसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो 1 जो है वननेस को दिखा रहा है 100 में, तो 100 की तरफ हमें अग्रसर होना चाहिए। इग्नोरेंट वो है जो खाली हाफ को जानते हैं, या तो मेटीरियलिस्टिक है या फिर स्पिरिचुअलिस्टिक है। तो पूरी जानकारी उसी को होगी जो होलनेस के बारे में जानता है, कि ये जो चेंजिंग मटेरियल वर्ल्ड है और जो अनचेंजिंग एब्सोल्यूट है ये एक ही है और अपने आप में होल है। तो अपने आप को 2 में डिवाइड करना है अपनी सेल्फ को मारने जैसा है, उसका मर्डर है, किलिंग है सेल्फ की। तो इसलिए टोटलिटी को एक्सेप्ट करो और जॉयसली जियो भाई। तो हम अपनी वीडियो को इस वर्स के साथ, सीड मंत्र के साथ एंड करेंगे, जो है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णत पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी दैट इज द होल, दिस इज द होल, फ्रॉम होलनेस इमर्जेस होलनेस, होलनेस कमिंग फ्रॉम होलनेस, होलनेस स्टिल रिमेन्स। सो थैंक यू, इतना ही था वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को, और चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर वीडियोस। अगर इस लेक्चर की PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं उसको। थैंक यू।